लेसन फर्स्ट, फसलों द्वारा भोजन उत्पादन पढ़ेंगे। आदिकाल में मानव इधर उधर विचरण करता रहता था। आवास एवं भोजन की खोज में वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक विभिन्न समूहों में भ्रमण करता था। पशु पक्षियों का शिकार करके मांस को भोजन के रूप में प्राप्त करता था, क्योंकि मांस उसका मुख्य भोजन था। सभ्यता के विकास के फलस्वरूप उसने खेती करना प्रारंभ किया। सभी सजीवों में केवल हरे पौधे ही अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। जो हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, बताइए। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, ठीक है। वैसे स्वपोषी कहते हैं। जंतु तथा मानव अपने भोजन के लिए पौधों तथा अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। पौधों के विभिन्न भागों से हम अन्न, दाल, मसाले, फल आदि प्राप्त करते हैं। जंतुओं से हमें मांस, अंडे, शहद तथा डेयरी उत्पादन भोजन के रूप में प्राप्त होते हैं। कृषि, भोजन, जल, सुरक्षा तथा आश्रय के लिए आदि मानवों का इधर उधर विचरण करना दुष्कर मतलब कठिन कार्य था, ठीक है, कठिन कार्य था। उस समय कुछ नहीं चलता था, आदि मानव ना साधन थे, ना रेल थी, ना पटरी थी, कुछ नहीं था, तो दुष्कर कार्य था भोजन के लिए केवल इधर उधर घूमना। सभ्यता के प्रारंभिक समय में उसने एक स्थान पर रहकर तथा कृषि करके स्थायी तथा सुरक्षित जीवन जीना शुरू किया। इस प्रकार कृषि तथा मानव का स्थायी जीवन एक साथ प्रारंभ हुए। एग्रीकल्चर मतलब कृषि एक लैटिन शब्द है जिसमें एग्री का अर्थ है कृषि एवं कल्चर का अर्थ है उन्नति, उत्कर्ष करना, ठीक है। आदि मानव के जीवन को कृषि ने परिवर्तित कर दिया। लोग कृषि योग्य भूमि एवं जल के आसपास बसे एवं वे अब व्यवस्थित तरीके से अधिक मात्रा में अन्न आदि पैदा करने लगे। कब पैदा करने लगे? जब लोग एक स्थान पे स्थायी निवास बनाकर रहने लगे और खेती करने लगे, तब वे अधिक मात्रा में अन्न, गेहूँ, चावल आदि का उत्पादन करने लगे, ठीक। इन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि पौधों के व्यवस्थित रूप से प्रबंधन संभव एवं लाभदायक है, और इनको ये भी पता चल गया कि पौधों को हम लोग व्यवस्थित रूप से रख सकते हैं। जैसे गेहूँ को रख लो और अगले साल फिर गेहूँ बो दिया जाता है, ठीक है। तो मतलब व्यवस्थित रूप से प्रबंधन, अगर हम गेहूँ को सही तरीके से व्यवस्थित करेंगे तो अगले साल भी हम उसको बीज के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। परिवेश में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, पशु एवं पक्षी हमारे पर्यावरण के प्रमुख अंग हैं। खेत वह भूमि है जहाँ पौधे उगाए जाते हैं। किसान वर्ष में कई बार विभिन्न प्रक्रियाएं करते हैं, जैसे भूमि को जोतना, बीजों को बोना, सिंचाई करना आदि। जब फसलें पक जाती हैं, किसान उनकी कटाई कर लेते हैं तथा उन्हें एकत्रित करके अनाजों का वितरण कर देते हैं, ठीक है। ये तो मालूम ही होगा, ठीक। किसान की ये सभी अनुक्रियाएं, जो भी अनुक्रियाएं का मतलब जो वो भूमि को जोतता है, बीजों को बोता है और सिंचाई करता है, ये जितनी भी अनुक्रियाएं करता है, क्रियाएं करता है, ये कृषि क्रियाएं कहलाती हैं। किसानों के खेतों में उपयोग किए जाने वाला एक प्रमुख यंत्र ट्रैक्टर है। फसलों को सुलभता से उगाने हेतु किसान कई प्रकार की मशीनों का प्रयोग अपने कार्य में करते हैं। खेतों में विभिन्न अनुक्रियाएं करने हेतु उपयोग में आने वाले यंत्रों को कृषि यंत्र कहते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, कल्टीवेटर है, ये सब क्या है? कृषि संयंत्र हैं। किसानों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सबसे साधारण संयंत्र ट्रैक्टर तथा हार्वेस्टर है। ट्रैक्टर से खेतों की क्या करते हैं? जुताई करते हैं, ठीक है। अब आगे है फसल या फसली पौधे किसे कहते हैं? किसी खेत में बड़े पैमाने पर उगाए जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। ये पॉइंट याद नोट कर लेना कि किसी खेत में बड़े पैमाने पर उगाए जाने वाले पौधों को फसल कहते हैं। भारत में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधों की बहुत विस्तृत किस्में हैं। विस्तृत मतलब बहुत अधिक किस्में हैं। गेहूँ, चावल, जौ, मक्का आदि मनुष्य द्वारा उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। इनसे मनुष्य हेतु विशेष भोजन पदार्थ प्राप्त होते हैं। भारत में उगाए जाने वाले कुछ फसलें हैं, ये लिखी हुई हैं, इनको पढ़ लेना। अनाज में चावल, गेहूँ, मक्का पता है आप लोग को, यहाँ भी उगाया जाता है, अपने वहाँ भी। रेशे वाली फसल जैसे कपास, सन तथा जूट। दालें हैं चने, लाल चने, काले चने, हरे चने, मसूर, मटर तथा सेम। तेल वाले बीज सरसों, मूंगफली, अखरोट, सूरजमुखी आदि, ठीक है। जड़ों वाली फसल शकरकंद। गूदेदार भूमिगत फसलें आलू तथा टैपियोका, ये भी एक प्रकार की फसल होगी, यहाँ पे तो नहीं मुझे लगता पाई जाती है। शर्करा वाली फसलें गन्ना तथा चुकंदर, ठीक। आगे देखिए,
पौधे उगाने वाली फसलें कॉफ़ी, चाय, रबड़, नारियल। औषधीय फसलें पुदीना, तुलसी, सिनकोना है, शायद चिंचोना लिखा है लेकिन मुझे लगता है सिनकोना होगा, क्योंकि सिनकोना से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है, ठीक है, सिनकोना की छाल से। तथा धतूरा। अब आगे है फसल का हार्बेरियम। हार्बेरियम क्या होता है कि फसलों को किसी, अभी इंटर में जब तुम लोग पढ़ोगे, फाइल बना के रखोगे कि ये कौन सी पौधे की पत्ती है, उसके बारे में लिखोगे, ठीक है, वही है हार्बेरियम। हार्बेरियम फाइल बनाने के लिए आपको क्रमवार निम्नलिखित कार्य करने होंगे। सबसे नंबर 1 है पौधे के लिए स्थान। लगभग सभी प्रकार के पर्यावरण हार्बेरियम के लिए पौधों को उगाने के लिए उपयुक्त रहते हैं, लेकिन शुष्क तथा बंजर स्थान नहीं चुने जाते हैं, ठीक है। सेकंड है पौधे चुनना। एक छोटे चाकू या दराती से केवल ताज़ा फसलों के पौधों को उखाड़िए। सावधानीपूर्वक इसमें से सभी कांटों को अलग कीजिए। इन सभी को अखबारों की नई परतों के बीच फोल्ड के अंदर इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि प्रत्येक पौधे पर दोनों तरफ कुछ कागज हो। इन पौधों को सावधानीपूर्वक अखबार के बीच दबाइए। आसानी से ले जाने के लिए तह को चमड़े की पट्टी तथा हैविल या बेल्ट से बंद किया जा सकता है। सूचनाओं को एकत्र करना। इन पौधों की पहचान के लिए इनके बारे में कुछ प्रमुख सूचनाएं एकत्रित करते हैं। आप पौधों के आवास, आकार व आकृति, ऊंचाई, रंग, पत्तियों के प्रकार, साधारणता, उपयोग में आने वाले नाम के बारे में सूचना एकत्रित कर सकते हैं। इसका मतलब जब आप फाइल बनाएंगे तो फाइल में क्या क्या चीज़ लिखना है, ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। अगर हमने किसी पौधे की पत्ती को हर फाइल में चिपकाया है तो उसके बारे में, उसको कहते क्या है, उसको साधारण नाम क्या है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, उसके वो किस परिस्थिति में वो उगाई जा सकती है, इन सभी चीज़ों के बारे में लिखते हैं, ठीक है। उसकी ऊंचाई कैसी है, उसकी आकृति, पत्तियों का रंग कैसा है, ये सब के बारे में वहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है। सूखना। तहों या थैले से पौधों को बाहर निकाल कर तथा उन्हें भारी दफ्ती या मोटी प्लाईवुड के नीचे दबाकर सुखाते हैं। सुखाने में कम से कम 2-4 दिन लगते हैं। कागजों की परत प्रतिदिन बदलनी चाहिए, जिससे पौधों को अपने वाटर कंटेंट छीड़ करने मतलब नष्ट करने में कम समय लगता है। अगर हमने एक ही कागज़ में रख दिया तो फिर वो अधिक समय लेगा, लेकिन अगर रोज़ रोज़ चेंज करेंगे तो जल्दी सूख जाएगा तथा नमी से ये नष्ट नहीं होते हैं। पौधों की माउंटिंग। जब पौधे सूख कर कड़क हो जाते हैं तो इन्हें माउंटिंग सीटों पर व्यवस्थित किया जा सकता है। सीटों पर फसलों के पौधों को व्यवस्थित करने के लिए कागज़ की दाईं तरफ इनकी कतार बनाते हैं तथा भारी भागों को तली में रखते हैं। माउंटिंग पेपर का आकार है। माउंटिंग एक पेपर है एक प्रकार का, ठीक है। पेपर का आकार 42 गुणे 26 गुणे 45 गुणे 30 सेंटीमीटर तक परिवर्तित हो सकता है। नाम वाली चिट चिपकाना। पौधों को नाम की चिट भी चिपकाई जाती है हार्बेरियम फाइल में, ठीक है। आगे हार्बेरियम सीटों का संगठन रखते हैं एक साथ एकत्र करके। बागवानी। हार्ट्स बाग कल्चर खेती करना कृषि की एक शाखा है तथा सब्जियों, फलों तथा सजावटी पौधों को उगाने की विज्ञान है, ठीक है। आगे बागवानी वाली फसलें क्या हैं। बागवानी वाले पौधों में सब्जियां, फल तथा पुष्प शामिल रहते हैं। सब्जियां तथा फल हमें खनिज, लवण तथा विटामिन्स प्रदान करते हैं। ये वाला सब्जियां तथा फल हमें खनिज, लवण तथा विटामिन्स प्रदान करते हैं। भारत हजारों वर्षों से एक कृषि प्रधान देश रहा है। ये भी पॉइंट नोट कर लेना, कृषि प्रधान देश रहा है। यह सिंधु घाटी सभ्यता तथा मोहनजोदड़ो शहर के विनाश से स्पष्ट होता है, जहाँ अनाज व जौ के कार्बनीकृत अन्न तथा पत्थर की चक्की की खोज की गई। ऋग्वैदिक काल में बैलों द्वारा लकड़ी के हल खींचे जाते थे। नालियों में बीज उगाए जाते थे। हंसिए द्वारा मक्का काटी जाती थी। ढेर लगाया जाता था। पटका तथा फटका जाता था, मतलब उनको साफ करने के लिए फटका जाता था, ठीक है। सिंचाई के लिए नहरें खोदी जाती थी। जैसे जैसे समय बीता, कृषि का विकास हुआ। आज देश की लगभग 70% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के साथ जुड़ी है। किसानों द्वारा फसलों विभिन्न रूपों में अर्थात अन्न, सब्जियों तथा फलों आदि में उनके स्वतः उपयोग या अन्य लाभों के उद्देश्यों से उगाई जाती है। प्राप्त होने वाले उत्पादों के प्रकार के आधार पर फसलों को वर्गीकृत किया जा सकता है। अन्न में क्या क्या आता है, मक्का, गेहूँ, चावल, ये अन्न है। दालों में क्या आता है, मटर, मूंग, मसूर, उड़द भी आती है, सोयाबीन भी आती है, बहुत सारी, ठीक है। तेल वाली फसलें मूंगफली, रेशे वाली फसलें कपास आदि। निम्नांकित तालिका में कुछ फसलों का क्रमबद्ध किया गया है। ये भारत में उगाई जाने वाली वही फसलें हैं, ठीक है। इनको फिर से पढ़ लेना। सब्जियों के रूप में आलू, मटर, बैंगन है। फल केला, सेब, संतरा आदि। पुष्प गुलाब, चमेली,
ग्लैडियोलस, गेंदा आदि। ठीक, फसल से खेती करने के लिए दो मुख्य ऋतुएं होती हैं, रबी तथा खरीफ। ये दो मुख्य ऋतुओं में फसलें उगाई जाती हैं। तीसरी एक ऋतु और भी होती है जिसे जायद की ऋतु कहते हैं। गर्मी के सीजन में जो ककड़ी, खीरा आदि जायद की फसलें कहलाती हैं। ठीक है, रबी की फसल में मुख्यतः गेहूँ आता है, खरीफ की फसल में धान आता है। ठीक, अब देखो फसल ऋतु। रबी ऋतु की फसलें शीत ऋतु की शुरुआत में, गेहूँ कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। तो रबी की फसल जाड़े में बोई जाती हैं तथा मार्च या अप्रैल में काटी जाती हैं। अतः रबी ऋतु अक्टूबर या नवंबर से शुरू होकर मार्च या अप्रैल तक रहती है और ये फसलें शीत ऋतु की फसलें कहलाती हैं। रबी की फसल क्या कहलाती हैं? शीत ऋतु की फसलें। रबी फसलों के उदाहरण क्या हैं? गेहूँ, जौ, चना, आलू तथा सरसों आदि। ये सब ठंडियों की फसलें हैं। खरीफ ऋतु की फसलें ग्रीष्म ऋतु की फसलें हैं। खरीफ ऋतु की क्या है? ग्रीष्म ऋतु की फसलें। ये जून जुलाई में बोई जाती हैं। मानसून की शुरुआत में जून से जुलाई तक फसलें बोई जाती हैं तथा मानसून के अंत में सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं तथा खरीफ ऋतु जून जुलाई से प्रारंभ होकर सितंबर अक्टूबर तक रहती है। ठीक है, आगे है खरीफ फसलों के उदाहरण देख लीजिए। चावल, मक्का, मूंगफली, ज्वार, दालें तथा कपास। आगे हम बाद में पढ़ेंगे कृषि कार्य। ठीक है।